हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए भारतीय संविधान की क्लास में अनुसूची पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, यह भारतीय संविधान का 10वां वीडियो होने वाला है और 10वां वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूची पे चर्चा करेंगे। तो आइए पहले अनुसूची पे चर्चा करते हैं, तत्पश्चात लिखने का कार्य किया जाएगा। मेरे साथियों, मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान संविधान में मेरे साथियों कुल अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो पहले आइए 2 पॉइंट को लिख लेते हैं, तत्पश्चात प्रथम अनुसूची में क्या प्रावधान है, दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान है, ऐसे करते करते 12 अनुसूची को इस वीडियो में पढ़ने का कार्य किया जाएगा। तो पहले मेरे साथियों कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं जहां से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। तो लिखिएगा, मूल संविधान में मूल संविधान मूल संविधान में मेरे साथियों जब भी मूल संविधान की बात करें कि मूल संविधान में, तो आप मान के चलिएगा कि यह बात कर रहा है 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसे ही मूल संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा, मूल संविधान में कुल अनुसूची कुल अनुसूची 8 थी 8 थी। मूल संविधान में कुल अनुसूची 8 थी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वर्तमान संविधान में वर्तमान संविधान में संविधान में कुल अनुसूची कुल अनुसूची 12 है 12 है। तो मेरे साथियों, यह 2 पॉइंट अभी तक लिखने का कार्य हम लोग किए हैं और दोनों पॉइंट से आपके पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। पूछेगा कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो क्या बताएंगे? मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। यदि आपसे पूछे कि वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, तो क्या बताएंगे? वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। तो मेरे साथियों देखिए, मूल संविधान की बात करें तो 8 आपकी अनुसूची थी, इसमें 4 बाद में जोड़े गए हैं, तत्पश्चात आपका वर्तमान संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? आपकी 12। तो मेरे साथियों, मैं जब भी वीडियो संविधान का पढ़ाता हूँ बताता हूँ कि जब भी कोई विषय, कानून, कोई भी तथ्य भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है, मान लीजिए अभी की बात कर रहे हैं, जैसे मेरा आप वीडियो देख रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। मान लीजिए केंद्र सरकार कोई विषय, ठीक है, कोई कानून संविधान में जोड़ना चाहती है, तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो मेरे साथियों, जब भी 8 के बाद हम अनुसूची पढ़ेंगे, जैसे 9 अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, तो हम देखेंगे कि 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची को किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आइए एक एक अब अनुसूचियों पे चर्चा भी करते हैं और उसे लिखने का भी कार्य करेंगे। तो हम पहले हेडिंग बना लेते हैं मेरे साथियों, प्रथम अनुसूची। तो आप भी लिख लीजिएगा, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची मेरे साथियों, प्रथम अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें प्रावधान है कि इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के उनके नाम का उल्लेख किया गया है तथा सीमाओं का वर्णन है। यानी उत्तर प्रदेश का सीमा कितना है, बिहार का सीमा कितना है, मध्य प्रदेश का सीमा कितना है, और मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश ही है, यह भी कहाँ पे जिक्र मिलता है? प्रथम अनुसूची में मिलता है। ठीक है, तो आइए इसे लिख लेते हैं। लिखिएगा, इसमें इसमें 28 राज्य, कितने राज्य? वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। तो लिखिएगा, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित और केंद्र 8 केंद्र शासित प्रदेशों के
प्रदेशों के नाम नाम और नाम और सीमाओं का किसका सीमाओं का वर्णन है सीमाओं का वर्णन है। ध्यान में आप रखिएगा कि प्रथम अनुसूची में क्या है, तो प्रथम अनुसूची में मेरे साथियों है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। क्या नाम और सीमाओं का वर्णन है, यानी दो सेंटेंस आपको पकड़ना है। नाम और सीमाओं का वर्णन जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का है वह किसमें है, प्रथम अनुसूची में है। अब चलते हैं मेरे साथियों दूसरी अनुसूची की तरफ। तो हेडिंग प्यारा सा बना लीजिएगा, अनुसूची दूसरी अनुसूची। यह हमारा क्या रहेगा, तो यह हमारा हेडिंग रहेगा मेरे साथियों। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में मेरे साथियों वेतन भत्ता और पेंशन का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, वेतन भत्ता और पेंशन का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो दूसरी अनुसूची में है। आइए लिख लेते हैं इसमें क्या है, तो लिखिएगा इसमें वेतन भत्ता और पेंशन का प्रावधान है पेंशन का प्रावधान है। ठीक है, किसमें है, तो आपकी दूसरी अनुसूची में है। अब आइए तीसरी अनुसूची की तरफ चलते हैं। तो एक प्यारा सा दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा, तीसरी अनुसूची। मेरे साथियों तीसरी अनुसूची में क्या है, यदि आप जानते हैं, जहां से मेरे वीडियो देख रहे होंगे वहीं से बोलिएगा कि सर जी या मेरे भाई तीसरी अनुसूची में इसका प्रावधान है। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। तो मेरे साथियों तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। ठीक है, जब कोई भी पदाधिकारी जैसे प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, किस अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं, तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। लेकिन मेरे साथियों कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो तीसरी अनुसूची के अपवाद हैं। जैसे राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है, उपराष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है, राज्यपाल तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है। तो कई बार जो अपवाद है वहां से भी प्रश्न पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी, ठीक है, तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेगा। तीन ऑप्शन, मान लीजिए कोई मंत्री दे दे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दे दे, आपका कैग के अध्यक्ष दे दे, और एक दे दे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। तो तीन को अपवाद को याद कर लीजिएगा, कभी भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो आइए लिख लेते हैं इसमें क्या है, तो लिखिएगा इसमें शपथ का प्रावधान है, इसमें शपथ का प्रावधान है, इसमें शपथ का प्रावधान है। अपवाद लिख लीजिएगा, अपवाद में राष्ट्रपति लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और एक लिख लीजिएगा राज्यपाल। क्या लिखेंगे, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। ये तीन क्या हैं, तीसरी अनुसूची के अपवाद हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों चौथी अनुसूची की तरफ। तो एक प्यारा सा दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा, चौथी अनुसूची। मेरे साथियों इसमें क्या है, तो इसमें मेरे साथियों चौथी अनुसूची के तहत राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सीटों के आवंटन का प्रावधान है। यानी किस राज्य को राज्यसभा की कितनी सीटें दी जाएंगी, केंद्र शासित प्रदेश में किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी राज्यसभा की सीट दी जाएगी, इसका प्रावधान किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा इसमें राज्य और केंद्र शासित
केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश के लिए के लिए राज्यसभा के, कहाँ के, राज्यसभा के, संसद के कितने सदन है? दो, एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो राज्यसभा की बात कर रहे हैं। राज्यसभा के सीटों का, किसका? सीटों, सीटों का आवंटन का प्रावधान है, आवंटन का प्रावधान है, आवंटन का प्रावधान है, ध्यान में रखिएगा। मेरे साथियों यहीं पे एक नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। और इस नोट में हम यह लिखेंगे कि जब दूसरी और तीसरी अनुसूची, मेरे साथियों सॉरी, आपकी दूसरी और तीसरी अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, अनुसूची निकल गया है आपके मुख से, मुख है ना निकल जाता है, तो बाद में सॉरी बोल देना चाहिए। तो मेरे साथियों जब हम अनुच्छेद 2 और 3 पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कई सारे राज्य हैं जिसका निर्माण किया जाता है। अनुच्छेद 2 पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। तो जब भी मेरे साथियों अनुच्छेद 2 और 3 में कुछ संशोधन होता है तो उसका प्रभाव किस अनुसूची पे पड़ता है, यह प्रश्न मेरे साथियों कई बार पूछा गया है। तो उसका प्रभाव मेरे साथियों प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची पे पड़ता है। मेरे साथियों बहुत जबरदस्त सवाल पूछता है यहाँ से, ठीक है? तो लिखिएगा अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन होता है, संशोधन होता है, होता है, होता है तो, होता है तो अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची 1 और 4, 1 और 4 प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, याद कर लीजिएगा। और इसमें से यदि पूछ दें कि यह बताओ कि 1 और 4 में से सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है, तो 1 वाला प्रभावित ज्यादा होता है, यानी अनुसूची 1 सर्वाधिक प्रभावित होता है, ठीक है? अब चलते हैं मेरे साथियों 5वीं अनुसूची की तरफ। तो प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, 5वीं, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, हेडिंग बना लीजिएगा एक प्यारा सा। मेरे साथियों 5वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें है एससी एसटी के, एससी यानी अनुसूचित जनजाति, एसटी मतलब अनुसूचित, एक एससी मतलब अनुसूचित जाति और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में मिलता है, तो 5वीं अनुसूची में मिलता है, ठीक है? तो आइए लिख लेते हैं इसको भी, लिखिएगा इसमें, इसमें एससी यानी अनुसूचित जाति, लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो अनुसूचित, अनुसूचित जाति, इसमें एससी, एसटी, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, लिख लीजिएगा अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इसमें एससी और एसटी के प्रशासन, प्रशासन तथा नियंत्रण का, तथा नियंत्रण का प्रावधान है, का प्रावधान है, प्रावधान है, ठीक है? किस अनुसूची में है, तो मेरे साथियों आपकी 5वीं अनुसूची में है, ठीक है? तो 5वीं अनुसूची में क्या है, तो 5वीं अनुसूची में है एससी और एसटी के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान किस अनुसूची में मिलता है, तो 5वीं अनुसूची में मिलता है। अब चलते हैं मेरे साथियों 6वीं अनुसूची की तरफ। तो एक प्यारा सा दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा, 6वीं, 6वीं, 6वीं अनुसूची, अनुसूची, 6वीं अनुसूची। मेरे साथियों इसमें क्या है, तो इसमें 4 राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। 4 राज्य याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है।
जैसे राज्य कौन कौन से हैं, तो मेरे साथियों इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में मिलता है, तो 6वीं अनुसूची में मिलता है। कई बार मेरे साथियों यह प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से जब भी आपके प्रश्न बनेगा तो वन लाइनर में नहीं बनेगा। जैसे यह नहीं पूछेगा कि SC ST के प्रशासन के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में है, ठीक है, या आपके राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में है, ऐसे नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा 4 इधर अनुसूची दे देगा, 4 इधर अनुसूची दे देगा, कहेगा मिलान करिए तो आप मिलान कर सकते हैं, या कहेगा एक कौन-सा इसमें से गलत है, ठीक है? 4 ऑप्शन दे देगा, 4 इधर दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित के लिए दे देता है, यहाँ से आपको मिलान करने के लिए दे देता है, तो बहुत अच्छा-सा प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है? तो आइए 6वीं अनुसूची को लिख लेते हैं। लिखिएगा, इसमें इसमें असम 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 में इस समय क्या आया है? बाढ़ आया है, ठीक है? असम, मेघालय असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और मिजोरम और मिजोरम, ये सभी कहाँ के राज्य हैं? पूर्वोत्तर भारत के, पूर्वी भारत के सभी ये राज्य हैं आपके, ठीक है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम राज्यों के जनजाति जनजाति क्षेत्रों के जनजाति क्षेत्रों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है, प्रशासन का प्रावधान है। किस अनुसूची में है? तो 6वीं अनुसूची में है। और 6वीं अनुसूची में क्या है? तो कहता है असम यानी 1 राज्य, मेघालय यानी 2 राज्य, त्रिपुरा यानी 3 राज्य और चौथा कहता है मेरे साथियों मिजोरम यानी 4 राज्य के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 6वीं अनुसूची में है। अब चलते हैं मेरे साथियों 7वीं अनुसूची की तरफ। तो पहले एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची मेरे साथियों 7वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो आइए लिख लेते हैं। लिखिएगा, इसमें शक्तियों का विभाजन, इसमें शक्तियों का विभाजन, इसमें शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में, कितनी सूचियों में? 3 सूचियों में, 3 सूचियों में किया गया है, 3 सूचियों में किया गया है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम यह देखने का प्रयास करते हैं मेरे साथियों कि 3 सूची कौन-कौन सी हैं और उसमें मूल संविधान में कितने विषय शामिल किए गए थे, वर्तमान में कितने विषय शामिल किए गए हैं, ठीक है? तो आइए पहले एक हम कॉलम बना लेते हैं या डायग्राम बना सकते हैं, कुछ भी आप कहिए, ठीक है? तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पे मूल संविधान। क्या लिखते हैं मेरे साथियों? मूल संविधान लिख लेते हैं कि मूल संविधान में कितने विषय थे, ठीक है? और यहाँ पे लिख लेते हैं मेरे साथियों वर्तमान संविधान। क्या लिखेंगे? वर्तमान संविधान। एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? और सूची कितनी थी मेरे साथियों? 3। पहली क्या थी? संघ सूची, ठीक है? संघ सूची थी। दूसरी सूची कौन सी थी? दूसरी सूची थी मेरे साथियों राज्य सूची, तो लिख लीजिएगा राज्य सूची। और तीसरी सूची थी मेरे साथियों समवर्ती सूची। कौन सी सूची थी? समवर्ती सूची। मेरे साथियों संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था, ठीक है? राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को था, जबकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार के पास भी होता है और राज्य सरकार के पास भी होता है, यानी दोनों चाहते हैं तो कानून बना सकते हैं। लेकिन मेरे साथियों, कोई ऐसा विषय है जिस पर राज्य भी कानून बना लिया और जिस पर केंद्र भी कानून बना दिया, तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है, राज्य का कानून प्रभावी नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा। मेरे साथियों, यदि हम बात करें तो मूल संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय थे? तो यहाँ पे थे 97 विषय। वर्तमान संविधान में कितने हैं? तो हैं 98। पहले यहाँ पे 100 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं? 98 हैं। मेरे साथियों, राज्य सूची में मूल संविधान में थे 66 विषय। यदि वर्तमान की हम बात करें तो इसमें है 59 विषय। समवर्ती सूची में मेरे साथियों मूल संविधान में 47 विषय थे। यदि वर्तमान की हम बात करें तो इसमें 52 है। ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक घट गया है, यहाँ पे एक देखेंगे तो कितना घटा है? आपका 7 माइनस हुआ है, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो मेरे साथियों कितना बढ़ा है? तो आपका 5 अनुसूची बढ़ गया है। ठीक है, सूची बढ़ गया है। ठीक है, तो मेरे साथियों, मैंने अभी बोला हूँ कि संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संघ सरकार यानी केंद्र सरकार को। राज्य सूची 59 विषय पे कानून बना सकती है, संघ सूची 58 विषय पे कानून बना सकती है, जबकि केंद्र और राज्य मिलकर कितने विषय पे कानून बना सकते हैं? 52 विषय पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथियों, यह था आपका 7वीं अनुसूची। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची की तरफ, तो एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, 8वीं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। मेरे साथियों, 8वीं अनुसूची से भर-भर के आपके पेपर में प्रश्न बनता है। स्टेट पीसीएस का ये लाडला आपका ये 8वीं अनुसूची है। इसमें है क्या? तो मेरे साथियों, इसमें है आपका भाषाओं का वर्णन। किसका वर्णन? भाषाओं का वर्णन है। और मूल संविधान में कुल कितने भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल थी? तो 14 भाषा शामिल थी, जबकि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा शामिल हैं? तो 22 भाषा शामिल हैं। ठीक है, कुछ इसके अपवाद भी हैं, उन अपवादों को भी देखने का कार्य करेंगे। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो लिखिएगा, इसमें इसमें भाषाओं का इसमें भाषाओं का प्रावधान है। इसमें भाषाओं का प्रावधान है। ठीक है, किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। और लिखिएगा इसमें और क्या है? तो लिखिएगा, मूल संविधान में मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी। कुल 14 भाषा थी। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। वर्तमान में कितने हैं? तो 22। लिख लीजिएगा, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कुल 22 भाषा हैं। अब आइए देख लेते हैं कि 22 भाषा कौन-कौन से हैं, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो लिखिएगा, पहले 14 भाषा को देख लेते हैं। तो लिखिएगा, मूल संविधान के, ऐसे ही स्टार बना के लिख लीजिएगा, मूल संविधान के 14 भाषा, मूल संविधान के 14 भाषा। ठीक है, पहला लिखिएगा असमिया। असमिया। दूसरा लिखिएगा बंगलिनिया, यानी असमिया के बाद ऐसे नहीं कि बंगलिनिया कर दीजिएगा, बंगला भाषा है। ठीक है, तो लिखिएगा असमिया बंगला। गुजराती। चौथा लिखिएगा हिंदी। पांचवा संस्कृत। छठवां लिखिएगा मेरे साथियों उर्दू। ठीक है, सातवां लिखिएगा तमिल। आठवां तेलुगु। नौवां मलयालम।
मलयालम। 10वां लिखिएगा मेरे साथियों कन्नड़, 10वां कन्नड़। 11 नंबर पे लिखिएगा कश्मीरी, क्या लिखेंगे? कश्मीरी। 12 नंबर पे लिखिएगा पंजाबी, पंजाबी। 13 नंबर पे लिखिएगा मराठी, क्या लिखेंगे? मराठी। 14 नंबर पे लिखिएगा मेरे साथियों ओडिशी, ओडिशी, क्या लिखेंगे? ओडिशी। तो यह मेरे साथियों जो हमारा मूल संविधान में भाषा जोड़े गए थे वह है। कौन सी भाषा है यह? तो मूल संविधान की ये 14 भाषा हैं। अब मेरे साथियों जो 15वां भाषा जोड़ा जाएगा वह किसी न किसी संविधान सभा के संशोधन के द्वारा जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि 15वां भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो लिखिएगा मेरे साथियों 15वां भाषा सिंधी भाषा जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत मेरे साथियों सिंधी भाषा जोड़ा गया था। तो आइए लिख लेते हैं इसे। 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 67 के तहत सिंधी भाषा, कौन सा भाषा मेरे साथियों? सिंधी भाषा, सिंधी भाषा जोड़ा गया, जोड़ा गया, जोड़ा गया। तो मेरे साथियों किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ा गया? यह कई बार पूछता है, तो क्या बताएंगे? 21वां संविधान संशोधन। और यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और इसके तहत मेरे साथियों सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मेरे साथियों 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी भाषा को, नेपाली भाषा को और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। लिखिएगा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 1992 के तहत कोंकणी, कौन सा भाषा? कोंकणी, कोंकणी, नेपाली, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, कौन सा भाषा? और मणिपुरी, मणिपुरी भाषा जोड़ा गया था, भाषा जोड़ा गया था। ठीक है, तो मेरे साथियों 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सा भाषा जोड़ा गया था? तो आपका कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था और कौन सा भाषा जोड़ा गया था? मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया था। मेरे साथियों एक संविधान संशोधन और होता है और उस संविधान संशोधन का नाम है 92वां संविधान संशोधन 92 अमेंडमेंट। और यह अमेंडमेंट कब होता है? 2003 में होता है और इसके तहत मेरे साथियों 4 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। तो आइए लिख लेते हैं। लिखिएगा 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, 2003 के तहत, 2003 के तहत संथाली, संथाली, मैथिली, मैथिली, डोगरी, डोगरी और बोडो, कौन सा भाषा? बोडो, बोडो भाषा को जोड़ा गया था,
जोड़ा गया था। तो मेरे साथियों आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत कौन सा भाषा जोड़ा गया था? तो संथाली। कौन सा भाषा? संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। तो आइए अब देख लेते हैं क्या 22 भाषा वर्तमान में होते हैं। तो देखिएगा, देखिए ओडिसी तक यहाँ तक तो 14। एक देखिए 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ा गया था। यह किस नंबर का भाषा है? 15 नंबर का। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी जोड़ा गया था। 16 नंबर हो गया। नेपाली 17 हो गया। और मेरे साथियों मणिपुरी किस नंबर का हो गया? 18 नंबर का भाषा हो गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत आपका संथाली, संथाली 18 के बाद क्या आता है? 19, मैथिली 20 भाषा हो गया, डोगरी 21 और बोडो कितना हो गया? 22। तो वर्तमान संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा हैं? तो 22 भाषा हैं। लेकिन मेरे साथियों 8वीं अनुसूची में देखेंगे तो कहीं भी भोजपुरी का जिक्र नहीं मिलता है, कहीं भी अंग्रेजी नहीं है, कहीं भी राजस्थानी भाषा इसमें अभी तक नहीं देखे होंगे। तो कई बार पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? और अंग्रेजी सोचिए कि संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, लेकिन 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं है, तो बहुत बड़ा अंग्रेजी कंफ्यूज कर देता है और लड़के कुछ राजस्थानी को या कुछ ऐसे इसमें दे देगा, यहाँ से उठा के दे देता है। यदि यहाँ से याद ना रहे तो यह गलती हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा कुछ इसके अपवाद भी, जैसे अंग्रेजी है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, यह 8वीं अनुसूची की भाषा में शामिल नहीं है। तो अपवाद जरूर याद कर लीजिएगा। लिखिएगा अपवाद। अपवाद, अपवाद में लिखिएगा अंग्रेजी यानी इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी। और क्या? भोजपुरी, भोजपुरी। और क्या नहीं है? राजस्थानी, राजस्थानी। मान लीजिए आपके एरिया के भाषा कुछ और है तो वह भी नहीं इसमें शामिल होगा, क्योंकि 22 भाषा के अलावा जितने भी भाषा इसमें शामिल नहीं हैं सभी इसके क्या होंगे? अपवाद होंगे। लेकिन यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसको 3 को लिखवा दिया हूँ, क्योंकि इसको याद आपको करना है। तो मेरे साथियों 8वीं अनुसूची में इतना ही है। इतना यदि याद कर लेते हैं तो लाइफ टाइम कोई भी पेपर दीजिए, इससे आपसे बाहर पेपर से नहीं पूछेगा 8वीं अनुसूची से। अब चलते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। तो एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। तो मेरे साथियों मैं पहले ही आपको जब क्लास स्टार्ट किया था तभी बताया था कि 8 अनुसूची के बाद जब हम 9वीं अनुसूची पे चलेंगे तो उसे किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया होगा भारतीय संविधान में। अब देखिए 8 तो पढ़ लिए, यह क्या है? 9वीं अनुसूची। तो यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को मेरे साथियों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, लिख लीजिएगा, लिखिएगा इसे इसे प्रथम संविधान संशोधन, इसे प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1951 के तहत, 51 के तहत जोड़ा गया, जोड़ा गया। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया मेरे साथियों? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत आपके भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। मेरे साथियों इसमें है क्या? तो मेरे साथियों कहा जाता है कि जब कोई भी विषय न्यायालय में आप चुनौती नहीं देना चाहते थे तो सरकार क्या करती थी, उन सभी विषयों को उठाकर आपकी 9वीं अनुसूची में डाल देती थी। तो कहा जाता था कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता था उसे न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते थे। और मेरे साथियों ऐसे करते करते सरकार ने बहुत सारी ऐसे कानून थी जो उठाकर आपकी 9वीं अनुसूची में डाल दी कि
लोग आपके न्यायालय में न जा सकें, सरकार जो विपक्ष है वह न्यायालय में न जा सके और ऐसे करते-करते मेरे साथियों कुल 282 विषयों को आपके 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, जिसमें आपका भूमि संबंधी विवाद बहुत बड़ा विवाद था मेरे साथियों। जमींदारी उन्मूलन जैसे कानून इसी में शामिल थे मेरे साथियों। लेकिन कहा जाता है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात आई और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि वामन राव केस 1981 में होता है और उसमें निर्णय देती है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए सभी विषय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्यों 24 अप्रैल 1973 का डेट चूज किया सुप्रीम कोर्ट? तो मेरे साथियों 24 अप्रैल 1973 को एक बहुत बड़ा मुकदमा या कह सकते हैं केस सॉल्व हुआ था, उसका निर्णय आया था, जिस मुकदमे का निर्णय का नाम था केशवानंद भारती बनाम केस। और उस केशवानंद भारती बनाम केस के बाद मेरे साथियों जो भी आपके 9वीं अनुसूची में विषय को शामिल किया गया था उन सभी विषयों को आप वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो आइए इसे लिपिबद्ध कर लेते हैं। लिखिएगा इसमें क्या क्या है, लिखिएगा लिखिएगा इसमें शामिल किसी भी विषय को इसमें शामिल किसी भी विषय को न्यायालय में, कहां पे, न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। इसमें कुल 282 कितने विषय, 282 याद कर लीजिएगा, कभी कभी यह भी संख्या पूछा हुआ है। इसमें कुल 282 विषय शामिल थे, याद करिएगा। इसमें कुल कितने विषय शामिल थे, 282। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, भूमि संबंधी विवाद या कानून लिख सकते हैं। जमींदारी उन्मूलन जैसे कानून इसमें शामिल थे। तो मेरे साथियों इसमें क्या शामिल थे, तो इसमें आपके भूमि संबंधी विवाद जो बहुत चर्चा का विषय था, इसलिए लिखवाना पड़ता है। जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो भूमि संबंधी विवाद जरूर लिखवाता है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि भूमि संबंधी विवाद का संबंध या कानून का संबंध या भूमि संबंधी सुधार का संबंध किस अनुसूची से है, तो क्या बताएंगे, 9वीं अनुसूची से है। या ऐसे देता है जमींदारी उन्मूलन जैसे कानून का संबंध किस अनुसूची से है, तो क्या बताएंगे, 9वीं अनुसूची से है। ठीक है, तो मेरे साथियों यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि उधर का मिटाएंगे तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ले लिए होंगे। अब थोड़ा सा आपका आधा मिटा देते हैं, क्योंकि आगे हम लोग तभी बढ़ पाएंगे जब आधा आपका व्हाइट बोर्ड साफ रहेगा तब। ठीक है, तो मेरे साथियों कौन सा केस के तहत आपका यह निर्णय आया कि जो 9वीं अनुसूची है 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि शामिल किया गया है तो उसे चुनौती दिया जा सकता है, तो क्या बताएंगे, वामन राव केस 1981 के तहत। ठीक है, तो लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वामन
राव वामन राव केस, वामन राव केस। और यह केस कब हुआ था? 1981 में निर्णय निर्णय देता है कि देता है कि देता है कि 24 अप्रैल 1973, और इस दिन क्या हुआ था? तो लिख लीजिएगा, केशवा केशवानंद केशवानंद भारती बनाम भारती, केशवानंद भारती बनाम बनाम केरल राज्य का निर्णय आया था। केरल राज्य का यह निर्णय आया था, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव केस 1981 में निर्णय देता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद सभी विषयों को सभी विषयों को, या ऐसे लिख लीजिएगा, बाद शामिल सभी विषयों या कानूनों को, सभी विषयों या कानूनों को न्यायालय में, कहाँ पे? न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उस पर समीक्षा कर सकती है। ठीक है, तो मेरे साथियों, 9वीं अनुसूची हम लोगों ने पूर्णतः एकदम विस्तृत ढंग से पढ़ने का कार्य कर लिए हैं। अब चलते हैं 10वीं अनुसूची की तरफ। तो लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची मेरे साथियों, 10वीं अनुसूची को भी किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया होगा। तो इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े? तो इसे मेरे साथियों 92वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। तो लिख लीजिएगा, इसे 92वां संविधान संशोधन, इसे 92वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, जोड़ा गया था। और इसमें है क्या मेरे साथियों? तो इसमें है दल बदल का प्रावधान। दल बदल का प्रावधान है। ठीक है, दल बदल का प्रावधान है। कई बार पूछा गया है कि दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 92वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। मेरे साथियों, इसमें एक संशोधन और होता है, और उस संशोधन का नाम है आपका 93वां संविधान संशोधन। क्या नाम है? 93वां संविधान संशोधन। ठीक है, और यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और इसे मेरे साथियों, इसे दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। विरोधी कानून कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दल बदल विरोधी कानून किसे कहते हैं? तो 93वां संविधान संशोधन को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। ठीक है, 93वां मत लिखिएगा मेरे साथियों, यहाँ पे सॉरी, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 91वां कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? 91 संविधान संशोधन 2003 को क्या किया गया? दल बदल विरोधी कानून कहा गया। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथियों, जब क्लास आपका शूट करते हैं तो फैन बंद करना पड़ता है। एसी के लिए पैसा है नहीं कि एसी रूम में लगा सकता हूँ। और सोच रहे होंगे कि इस समय तो आप फैन में पढ़ रहे होंगे या किसी
लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो एसी में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे साथियों क्लास शूट करना पड़ता है तो फैन वगैरह सब कुछ बंद करना पड़ता है, नहीं तो ये जो माइक है या फैन का आवाज खींचेगा तो आवाज साफ नहीं जाएगा। और गर्मी से जब बुरा हाल होता है तो इधर उधर एक आध दो सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक के जगह पे 3 हो गया था, ठीक है। तो 91वां संविधान संशोधन मेरे साथियों 2003 के तहत दल बदल विरोधी कानून क्या किया कहा गया, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे, जब दल बदल हम पढ़ेंगे तो वहां पे इसको देखेंगे कि 91वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, ठीक है। क्यों इसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, ठीक है। यह बहुत मैटर करता है आपका। तो अब मेरे साथियों चलते हैं 11वीं अनुसूची की तरफ। तो एक प्यारा सा दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा, 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। तो लिख लीजिएगा, इसे इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किए? जोड़े। और इसमें है क्या मेरे साथियों? तो इसमें है पंचायत का प्रावधान। किसका प्रावधान है? पंचायत का प्रावधान है। तो लिख लीजिएगा, पंचायत का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। मेरे साथियों पंचायत के लिए कुल कितने विषय दिए गए जिस पर पंचायत ग्राम प्रधान कार्य करता है? तो 29 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। मेरे साथियों यदि हम बात करें पंचायत, तो पंचायत यदि पूछ दे कि पंचायत किस सूची का विषय है तो क्या बताएंगे? राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना। राज्य सूची का विषय है। इस समय यदि आप यूपी के होंगे तो देख रहे होंगे कि आपका यूपी में प्रधान का जो कार्यकाल है 5 साल कंप्लीट हो गया है, लेकिन किसी कारणवश यूपी का चुनाव जो पंचायत का है वह नहीं हो पा रहा है। और यह अधिकार किसके पास है? बीजेपी का लीड इस समय अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष वहां का छोड़िए, नेता कौन है? तो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है। वह चाहेंगे तभी राज्य आपका पंचायत का चुनाव होगा। और पंचायत का जो चुनाव जो डिले करने का अधिकार होता है वह राज्य सरकार के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो यह ध्यान में रखिएगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं होता है। मेरे साथियों यदि आपसे कोई पूछे कि पंचायत दिवस कब मनाते हैं, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इतना पॉइंट याद रख लीजिएगा, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं मेरे साथियों 12वीं अनुसूची की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, 12वीं अनुसूची। क्या हेडिंग डालेंगे? 12वीं अनुसूची। इसमें क्या है और इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो मेरे साथियों 12वीं अनुसूची को आपके 74वें, तो इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। 73वें आपके 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। इसमें है क्या मेरे साथियों? तो इसमें है नगरपालिका का प्रावधान। किसका प्रावधान है? नगरपालिका का प्रावधान है। नगरपालिका का प्रावधान है। और मेरे साथियों नगरपालिका कुल कितने विषयों पर कार्य करती है? तो मेरे साथियों 18 विषयों पर कार्य करती है। कितने विषयों पर? 18 विषयों पर कार्य करती है। तो मेरे साथियों वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? 12। और 12वीं अनुसूची अभी हम पढ़े हैं। तो टोटल अनुसूची जो भारतीय संविधान में है एकदम विस्तृत ढंग से पढ़ने का कार्य किए हैं, ठीक है। थोड़ा सा आज गर्मी है तो इधर उधर माइंड चला जा रहा है, तो सेंटेंस इधर उधर थोड़ा सा हो गया था, लेकिन उसको सुधार कर लिए हैं, संशोधन हम लोग भी कर लिए हैं। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को मेरे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए होंगे वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए अलविदा। थैंक यू।